इट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 15 जो है आवर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर को हम पूरा रिवाइज करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ। इन नोट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने रिवीजन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो वातावरण है उसके बारे में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक बार हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम होता क्या है वो पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे हम फूड चेन के बारे में। फूड चेन जैसे कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म होता है, फिर उसको कोई खाता है, फिर उसको कोई खाता है, फिर बाद में उसको भी कोई और खा लेता है। ऐसे हम फूड चेन, फूड वेब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे हमारे एनवायरनमेंट पे कैसा असर पड़ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ के अराउंड, उसमें होल होता जा रहा है, वो दिन ब दिन घटती जा रही है और वो कैसे हम ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक पे। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक है गार्बेज के बारे में। गार्बेज हम फैला रहे हैं और कुछ ऐसे हमारे गार्बेज प्रोड्यूस कर दिया हमने जिनको ब्रेक डाउन करना, जिनको डीकम्पोज करना बहुत मुश्किल है और वो बहुत सालों तक हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे पड़े रह जाएंगे और हमारे इकोसिस्टम को ख़राब कर देंगे। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स, उनका ओवरव्यू ले लिया हमने। तो हम शुरू करते हैं हमारे इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम में होता क्या है, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स होती है, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक नेचर में बैलेंस बनाती है। इस बैलेंस बनाने को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ये जो हमारे टुगेदर, ये सभी जो हमारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को अगर हम एक साथ ले लें तो ये एक साथ मिलकर कहलाएंगी इकोसिस्टम। सिस्टम, जैसे कि आपको पता होगा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन्स या फिर कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल, उसमें टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है और वास डिफरेंस से होके वो पेनिस से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसा होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे इकोसिस्टम है, इको मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और सिस्टम मतलब कि ऐसा कोई काम जो सारे इकट्ठे मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक ऐसा काम है एनवायरनमेंट का जो सारे इकट्ठे मिलकर करेंगे, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये कैसा कौन सा काम है, ये काम है हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रोथ से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, फॉर एग्जांपल कोई लेग्यूमिनस प्लांट है, उस प्लांट की जो रूट्स है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया पाएगा जिसको हम बोले राइजोबियम। वो जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसकी रूट्स में फिक्स कर देगा, यानी कि वो उसकी बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करेगा, वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और दूसरा हमारा रिप्रोडक्शन। क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स फ्लावर को देख के अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ, उनके अंदर जूस जो होता है उसको सक करेंगे। तो उसको सक करने के चक्कर में क्या करेंगे, वो जो उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं उस फ्लावर के, वो उनके पैर पर चिपक जाएंगे और जब वो दोबारा किसी और फ्लावर पर लैंड करेंगे तो वो पोलिनेट हो जाएंगे, वो जो उनके जो जर्म सेल्स हैं। तो ऐसा हमने देखा जो वो रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे में, यानी कि ये जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स नेचर में एक बैलेंस बनाने में, इसको हम बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम। और यहाँ पे न्यूट्रिशन भी आप देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में। न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मतलब बनाना, प्रोड्यूसर्स खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स दूसरों से कंज्यूम करते हैं और डीकम्पोज लास्ट में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन का जो हमारा जो प्रोसेस है वो भी एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स उसमें, जैसे कि कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट करते हैं और जो डीकम्पोजर्स है वो कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो इंटरेक्शन हो गया वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, वो ग्रोथ हो सकती है, जैसे हमने देखा लेगुमिनस प्लांट्स में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती है, जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, और न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड हो सकती है, जैसे वो जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा इंटरेक्शन है, इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम वो दो टाइप का हो सकता है, एक नेचुरल, यानी कि जिसमें जो हमारा जो ह्यूमन बींग्स उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता, वो नेचुरली हमारा कोई इकोसिस्टम वैसे डेवलप हो गया उसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब कि कोई ह्यूमन मेड इकोसिस्टम जो हम ह्यूमंस ने उसे हमने अपने हाथों से बनाया है, वो होगा हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, फॉरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्लांट है, प्लांट का बीज आकर किसी एक जगह पर गिर गया और वो प्लांट रिप्रोड्यूस होने लग गया किसी मीन से, और फिर वो जो उस जगह है वहाँ पे पर्टिकुलरली वहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगने लग गए और यहाँ पे नेचुरली एक फॉरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो रिप्रोडक्शन में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही तो किया है।
इन सभी जो प्लांट्स हैं इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया, किसी ने किसी के पोलन किसी के ऊपर लैंड कराए। तो इस तरीके से ये जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचुरली, इसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। ये हमारे फॉरेस्ट में भी होता है। पॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल पानी कहीं पे एक जगह इकट्ठा हो गया, वहाँ पे भरता गया तो वहाँ पे पॉन्ड और लेक्स बन जाएंगे। तो ऐसे वहाँ पे इंटरेक्ट करते रहेंगे ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पे कोई उसके अंदर जो जानवर वगैरह रहेंगे, उसके आसपास जो प्लांट वगैरह होंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में क्या होगा, हम जो गार्डन बनाते हैं, क्रॉप फील्ड बनाते हैं, क्रॉप्स वगैरह के फील्ड, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा गार्डन है वो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जैसे कि कोई किसी को खा लेता है, फिर वो कोई और किसी को खा लेता है। ऐसे जो न्यूट्रिशन के बेस पे इंटरेक्शन होती रहती है गार्डन वगैरह किसी और इकोसिस्टम में। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब कि जो बायोलॉजिकल ना हो बिल्कुल भी, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, H2O, सनलाइट, ये सभी इनऑर्गेनिक है। जब जो जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स या फिर ऐसे कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ये क्या करते हैं, वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं और जो बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और जिसको हम बोलते हैं फूड। फूड किस में हो सकता है, वेजिटेबल के फॉर्म में हो सकता है, फ्रूट्स के फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये इनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज भी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंज्यूमर्स मतलब कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। हम खुद एक कंज्यूमर है, हम कोई खाना खुद नहीं बनाते, किचन में कुकिंग वाले खाने की बात नहीं हो रही है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक परफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक एनर्जी हो किसी टाइप की, तो उसको हम बोलेंगे एक प्रोड्यूस्ड फूड। तो है ऐसा, हम कोई फूड नहीं बनाते, हम फूड को पकाते हैं, हम बनाते नहीं हैं। बनाते ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरियाज है। हम जो प्लांट्स है उससे फूड लेके उसे पका के हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आ गए, हम आए कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। इसमें होते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स बहुत सारे, तो वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आ गए जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो डीकम्पोजर्स बिल्कुल लास्ट में, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो क्या होता है, जो उसके मर जाने के बाद जब वो वहाँ पे पड़ा तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा, जो हमारे जो एयर है उसमें बहुत सारे के माइक्रोब्स प्रेजेंट हो गए, और माइक्रोब्स है ना कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करने लग जाएंगे, और वो एंजाइम क्या करेंगे, वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में। हमने यहाँ पे डाइजेशन में भी देखा था पहले कुछ चैप्टर्स में, न्यूट्रिशन में, डाइजेशन में जो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स, पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे इंटेस्टाइन में। फिर वो क्या करेंगे, वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कैसे, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होते हैं डीकम्पोजर्स हमारे आसपास बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया, फंगाई इनके काफ़ी अच्छे एग्जांपल है। ये कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रेट कर देते हैं जिनकी वजह से जो खाना या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनको हम बोलेंगे डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स बेसिकली प्रोड्यूसर्स है, उसको भी खा सकते हैं डीकम्पोजर्स, लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, प्लांट एक प्रोड्यूसर है, ओके। तो प्लांट फॉर एग्जांपल डाई हो गया, प्लांट मर गया, उसे प्रॉपरली वाटर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो मर गया। तो क्या होगा, तो वो जो डीकम्पोजर है वो डायरेक्टली प्लांट पे फीड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डीकम्पोजर्स है वो हमेशा ही कंज्यूमर पे सर्व करे। कंज्यूमर जब मर जाएगा, जब डीकम्पोजर उसके ऊपर आ जाएंगे, और जब प्रोड्यूसर मर जाएगा, जब डीकम्पोजर प्रोड्यूसर पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी फूड चेन है वो चलती रहती है, और इसी फूड चेन के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा फूड चेन है, फूड चेन एंड वेब्स। हमने लोअर क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है फूड चेन के बारे में, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में भी। फूड वेब क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, और जो दूसरा है वो उसको कोई और खा जाता है, और वो जो तीसरा है उसको चौथा खा लेता है। तो इस तरीके से जो हमारी फूड चेन है वो बनती रहती है। लेकिन जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको कोई दूसरा 2-3 ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, और वो कोई 2-3 ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म को और कोई 2-3 ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं। तो ऐसे हमारी सिंगल चेन तो नहीं बनती हमारे एनवायरनमेंट में, ऐसे हमारा एक फूड वेब बन जाता है कि कोई भी फूड चेन होती है। फूड चेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेब के बारे में, अब हमें इतना फोकस नहीं करना वेब पे। तो जो फूड चेन होता है उसमें जो कोई फर्स्ट लेवल है, यानी कि बिल्कुल प्रोड्यूसर्स, वो होते हैं हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। यानी कि जो हमारी फूड चेन है उसकी जो पहला स्टेप है वो होगा, या फिर पहली जो लेवल होगी उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 1 या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और जो
जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को जब कंज्यूमर्स खा लेते हैं तो वो कंज्यूमर की जो लेवल होगी उसे हम बोलते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो आप ये ट्रॉफिक लेवल को आप याद रख लीजिएगा कि जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए जो वो बिल्कुल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। जो हाँ हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि जो डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। हर्बीवोर्स होते हैं जो वेजिटेरियन खाने में फीड करते हैं, और जो कार्निवर्स जो मीट वगैरह खाते हैं, और ओमनिवर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, इनको हम बोलते हैं ओमनिवर्स। तो ऐसे कंज्यूमर्स के हमने 3 टाइप पढ़े यहाँ पे। तो ऐसे इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर को खाएंगे, और दूसरे पे कार्निवोर्स, कार्निवोर्स खाएंगे हर्बीवोर्स को। और जो हमारा चौथा है उस पर आ जाएंगे टॉप कार्निवोर्स, यानी कि जो कार्निवोर्स को भी कोई और खाने वाला होगा उसे हम बोलेंगे टॉप कार्निवोर। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे एक 5th ट्रॉफिक लेवल भी ऐड कर दिया है जो है डीकम्पोजर्स का। जब कोई भी टॉप कार्निवोर मर जाएगा तो क्या होगा, वो डीकम्पोजर से खा लेगा। तो ऐसे एक दूसरे को खाते हैं, से हम बोलेंगे फूड चेन। ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि जो डीकम्पोजर ज़रूरी है कि सिर्फ टॉप कार्निवोर्स को खाएगा। जो डीकम्पोजर है वो सीधा प्रोड्यूसर्स को भी खा सकता है अगर वो मर जाए, सीधा हर्बीवोर्स को भी खा सकता है अगर वो मर जाए। इसलिए आप इस डीकम्पोजर्स को आप अपनी टेबल में ऐड ना करें तो ही बेहतर होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे 10% लॉ के बारे में कि जो प्रोड्यूसर्स करते हैं ये एक ऐसा फूड बनाते हैं जिसमें एनर्जी होती है, यानी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे 10% लॉ में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने कोई अपना फूड बनाया, फूड में एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी ज़रूरी थोड़ी ना वो अपनी सारी एनर्जी फ्रूट्स में लगाएगा। वो अपनी 90% एनर्जी वो अपने शरीर के ऊपर खर्च करेगा, यानी कि कहीं वो रिप्रोडक्शन में खर्च कर देगा अपनी एनर्जी, और कहीं वो अपने फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा उस एनर्जी को, और कहीं वो अपने जो रेस्पिरेशन प्लांट्स करेंगे उसमें हो जाएगी उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट, और कुछ एनर्जी उसकी ग्रोथ में भी हो जाएगी। तो ऐसे जो 90% एनर्जी है वो प्लांट खुद ही यूज़ कर लेता है, जो 10% एनर्जी है वो बच जाती है प्लांट के फ्रूट्स में। और जो फ्रूट्स हम खाते हैं तो हमें क्या होता है कि जो प्लांट की 10% एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो ऐसा होता है हमारे अंदर कि जो 10% एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाती है, बाकी की जो 90% एनर्जी है वो प्लांट खुद यूटिलाइज कर लेता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन में। हम देखेंगे जो वन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटन बाय 2-3 अदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट बाय वन, सो इंस्टेड अ सिंगल लाइन चेन इट बिकम्स अ फूड वेब। हमने यहाँ पे पहले पढ़ लिया कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2-3 और ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाएगा, वो जो एक ऑर्गेनिज्म है उसे 2-3 और ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। तो ऐसे हमारा फूड वेब बन जाता है। तो यहाँ पे 10% लॉ में यही होता है कि जो जब कोई भी हमारा जो हर्बीवोर है वो मर जाएगा तो क्या होगा, हर्बीवोर से 10% इसमें चली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स ने 100 जूल एनर्जी अगर उसके अंदर है, एनर्जी जूल्स में होती है, आप एनर्जी जैसा ऐसा यूनिट है वो जूल्स में होती है। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स ने 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करी, 100 जूल एनर्जी में से जो 90 जूल एनर्जी है, 90 जूल एनर्जी वो प्लांट अपने खुद के ऊपर लगाएगा, और जो 10 जूल एनर्जी वो हर्बीवोर्स में चली जाएगी। हर्बीवोर्स में क्या होगा, हर्बीवोर्स में कि जो हर्बीवोर्स में आएगी सिर्फ 10% एनर्जी, यानी कि 10 जूल एनर्जी। 10 जूल में जो 9 जूल है हर्बीवोर्स अपने ऊपर खर्च करेगा, और जो 1 जूल है वो कार्निवर्स में चली जाएगी। और जो कार्निवर्स जो टॉप कार्निवर्स है उसमें क्या होगा, टॉप कार्निवर्स में 1 की भी 10% क्या होगी, 0.1 जूल एनर्जी टॉप कार्निवर्स में चली जाएगी। यानी कि जितना ऊपर ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है उतना ही एनर्जी का लेवल और भी ज़्यादा डाउन होता चला जाता है। प्रोड्यूसर्स में यहाँ पे हमने देखा कि 100 जूल एनर्जी दी, लेकिन टॉप कार्निवर्स में आते आते 0.1 जूल एनर्जी बच गई है। तो है इसलिए जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो ज़्यादातर 4 लेवल्स की ही होती है, और कोई लेवल नहीं होता है 4 से आगे ज़्यादातर ट्रॉफिक लेवल का। क्योंकि एनर्जी तो बचती नहीं है, और फिर उस फूड को क्या खा के हम क्या करेंगे जिसमें एनर्जी होगी ही नहीं। हमें फूड इसलिए चाहिए क्योंकि उससे हम एनर्जी लेंगे, लेकिन ऐसा फूड अगर हम खाएं जिसमें एनर्जी बहुत कम है तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे फूड खाने से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के बारे में देखा कि जो 10% लो है उसमें क्या होगा कि जो एनर्जी है वो अपने अंदर आ जाएगी। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में रहते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, हम डायरेक्टली प्लांट्स की वेजिटेबल्स या फिर प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं डायरेक्टली, तो इसलिए जो हम हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम तो मौज काट रहे हैं यहाँ पे, कैसे कैसे क्योंकि हम तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे हैं और दूसरे पे तो बहुत एनर्जी है, यानी कि हमारे पास 10 जूल एनर्जी है अभी भी। 10 जूल तो बहुत हो जाती है हमारे लिए एनर्जी, अगर प्लांट के पास 100 जूल है तो यानी कि हम यहाँ पे अभी मौज काट रहे हैं। लेकिन वो एनर्जी है, एनर्जी के साथ साथ हमारे अंदर कुछ जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स वो भी आ जाते हैं,
यानी कि एक साइड तो हम खुश हो सकते हैं कि हाँ हम सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे हैं, हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और एक तरफ हमें यहाँ पे बैठ के रो सकते हैं कि हाँ हम सबसे ऊपर हैं और हमें सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स अंदर डालने को मिलेंगे। हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हैं तो हम हमें जो फ़ायदा भी इसका और नुकसान भी है। फ़ायदा कैसे है कि हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और नुकसान कैसे है कि हमें जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स है हार्मफुल केमिकल्स वो भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसलिए जो हम मैग्नीफाई करते जा रहे हैं इन चीज़ों को, हमने यहाँ पे देखा कि जो जूल्स है वो भी मैग्नीफाई हो गया, यानी कि यहाँ पे 100 जूल था, यहाँ पे 10 जूल, यहाँ पे 1 जूल, यहाँ पे 0.1 जूल, और फिर यहाँ पे आगे डीकम्पोजर में जाएगा फिर वो भी 0.01 जूल हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे हम मैग्नीफाई करते जा रहे हैं चीज़ों को। हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो फूड चेन देखी, फूड चेन में क्या होगा, प्रोड्यूसर इसको खाएंगे, यानी कि हम बिल्कुल ही हम मैग्नीफाई करके चीज़ों को देखने चले जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यानी कि हम बायोलॉजी में जब किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देते हैं, यहाँ पे कि जैसे हमने देखा कि हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पे थोड़े कम फर्टिलाइज़र एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि 10% जो एनर्जी उसके अंदर जाती है, और 10% फर्टिलाइज़र भी आप मान सकते हैं। जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करते हैं कि कई बार क्या कर देते हैं, वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, और वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र पेस्ट को मारने में काम आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर हम डालने लग जाए हमारे क्रॉप्स में, तो क्या होगा कि जो हमारे जो खाना है उसके अंदर भी फर्टिलाइज़र आता रहेगा, और जो उसे धोने वगैरह से वो फर्टिलाइज़र अच्छे से हटता नहीं है। यानी कि हमारे जो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो फर्टिलाइज़र है उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी हमारी क्रॉप्स में। तो इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। As we lies on second trophic level, maximum number of harmful chemical gets accumulated in our bodies. ऐसा हमने पहले देखा। फिर यहाँ पे हम आ चुके हैं हाउ डू एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि हम जो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि वो हमारा जो वातावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उन एक्टिविटीज़ का, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या होती है कि जो सन है, सन एक आग का गोला है, सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं जिनकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करता है, और उन लाइट प्रोड्यूस करने में क्या होता है, उन लाइट प्रोड्यूस करने में एक अल्ट्रा वायलेट रेज सन से लेके हमारी अर्थ तक आती है। यानी कि जो सन है वो एक ऐसी अल्ट्रा वायलेट रेज एमिट करता है। वो रेज क्या होती है, वो रेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। वो रेज अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रेज होती है। तो वो क्या करती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में, जैसे फॉर एग्जांपल सन से अल्ट्रावायलेट रेज आई, वो हमारी एटमॉस्फेयर में पड़ी। एटमॉस्फेयर में क्या करेगी, वो एटमॉस्फेयर की जो ऊपर की जो ऑक्सीजन होगी बिल्कुल बाहर एग्जॉस्फेयर से थोड़ा सा नीचे, तो जो एटमॉस्फेयर की जो ऊपर ऑक्सीजन होगी उस ऊपरी ऑक्सीजन को वो ब्रेक डाउन कर देगी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। यानी कि जो O2 है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा O और O में। वो जो ऊपर जो है, यानी कि हमने देखा, यानी कि बिल्कुल ऊपर क्या होगा, बिल्कुल ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ऑक्सीजन को 2 एटम्स में डिवाइड कर चुकी होगी, लेकिन वो ऑक्सीजन एटम जो अभी स्टेबल नहीं है, अभी वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाएंगे अपने आसपास वाले ऑक्सीजन एटम से। तो वो क्या करेंगे, उनसे नीचे वाले जो जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज नहीं पड़ी थी, उनसे नीचे वाली एटमॉस्फेयर की लेयर में उस लेयर की ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करने चले जाएंगे, और वो जो अकेला O है वो उस नीचे वाली ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, और O + O2 बन जाएगा हमारा O3। जब 3 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो हमें O3 मॉलिक्यूल देंगे, जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर हमारे लिए हेल्पफुल है, अगर वो ओजोन लेयर भी हमारे लिए बहुत पॉइजनस गैस है, लेकिन अगर वो बहुत ऊपर हो तो क्या होगा, वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन के काम करेगी। वो क्या करेगी, जब वो बिल्कुल ऊपर होगी तो वो जो है ओजोन लेयर, वो अल्ट्रावायलेट रेज को सन से आते हुई जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारी अर्थ पे आने से रोकेगी, और वो हमें जो डेंजरस सिचुएशन से बचा लेगी। यानी कि वो पहले क्या करता है, पहले तो वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो खुद ही ओजोन बना देती है, और फिर वो ओजोन है, वो ओजोन जो है वो खुद ही उसको रेजिस्ट करने लग जाती है, यानी उसको दूर भगाने लग जाती है अल्ट्रावायलेट रेज को। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज ने जो अपना काम किया वो उसके ऊपर महंगा पड़ गया। ऐसे बात यहाँ पे हुई। पहले जो है अल्ट्रावायलेट रेज ने ओजोन बना दी, फिर ओजोन खुद ही अल्ट्रावायलेट को दूर भगा रहा है। ऐसा हमने देखा था यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स एंड नॉट मेटल्स में हमने देखा था कि जब हम एल्यूमिनियम मेटल को जब हम वाटर के अंदर डाल देते हैं तो उसके अराउंड एक जो है वो कोरोड होने लग जाता है, और उसके अराउंड एक थिक लेयर बन जाती है। वो थिक लेयर क्या करती है, वो उसको फर्दर कोरोजन से रोकती है। ऐसा ही हमने यहाँ पे देखा कि जो वाटर है, वाटर ने एल्यूमिनियम मेटल के आसपास एक लेयर बना दी,
यानी कि वाटर ने वो रिएक्शन किया है और फिर वही लेयर उसको वाटर को दूर भगाने लग गई। यानी कि ऐसा ही सेम रिएक्शन यहाँ पे हुआ है कि जो पहले अल्ट्रावायलेट रेज ने ओजोन बना दी और फिर ओजोन खुद ही अल्ट्रावायलेट रेज को दूर भगा रहा है। तो ऐसा हमने यहाँ पे देखा कि ओजोन कैसे बनती है। लेकिन हम जो है हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बना दिए जिनकी वजह से क्या हुआ, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होने शुरू हो गई। ओजोन जो लेयर है उसके अंदर एक होल होना शुरू हो गया और उस होल में से अल्ट्रावायलेट रेज अब आ सकती है। तो ऐसा आप सोचिए कितनी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी जब उस अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पे पड़ेंगी। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा हमें कम करना पड़ेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है, ये एसी से, रेफ्रिजरेटर से, वहाँ से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। अभी क्या हो रखा है, अभी जो फ्री CFC एसीज़ हैं वो अब बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में तो आने भी लग चुके हैं CFC फ्रिज है, फ्री CFC फ्रिजेज़। तो जो CFC हैं वो काफ़ी जो है डेंजरस होते हैं ओजोन के लिए। ओजोन को वो डिप्लीट करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा हमने यहाँ पे देखा डिप्लीशन ओजोन में कैसे जो CFC है वो हमारी ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं और वो हमें खतरे डाल रहे हैं। दिन भर दिन जो है ओजोन का जो होल है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें जो CFC है इन्हें रोकना होगा प्रोड्यूस करने से। जो फिर हम देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का जो है गार्बेज का। यहाँ पे क्या होगा जी, वी डंप मैनी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल विच आर नॉट डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। हमें क्या करते हैं कि हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना लिए हैं कि जो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये जो प्लास्टिक्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो प्लास्टिक अगर हम इन्हें ज़मीन में गाड़ भी दें तो वो कई हज़ारों साल बाद जाके डीकम्पोज हो गए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो अगर ज़मीन में वो कोई भी प्लास्टिक की बोतल दाब दे और फिर वो बिल्कुल 100 साल का अगर मरे, फिर भी आप अगर उसे खोद के देखेंगे तो वो प्लास्टिक की बोतल वही मिलेगी आपको। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप वहाँ पे कोई केले का छिलका दाब दें तो वो 2 दिनों में ही डीकम्पोज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है इनमें। कई साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डीकम्पोज करने में, लेकिन हम फिर भी दिन पर दिन प्लास्टिक को क्रिएट करते जा रहे हैं। हालांकि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जो प्लास्टिक को भी डीकम्पोज कर सकते हैं, ऐसे कुछ मशरूम्स मिले हैं, लेकिन वैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संख्या जो काफ़ी कम है अर्थ पे। तो इसलिए जो हमें जो प्लास्टिक है उनका जो यूज़ है वो कम करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं से नो टू प्लास्टिक। तो क्या होता है कि जो डीकम्पोजर होते हैं वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें वो डिग्रेड कर देते हैं, फिर डीकम्पोज कर देते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के लिए ऐसे बहुत कम एंजाइम हैं जो प्लास्टिक को डीकम्पोज कर सके। इसलिए जो प्लास्टिक है वो कई सालों तक हमारे जो है एनवायरनमेंट में ऐसे परसिस्ट करता रहेगा और फिर वहाँ पे क्या होगा, वो बहुत सालों बाद जाके हाई हीट और प्रेशर जब उसे मिलेगा तब जाके वो डीकम्पोज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, बहुत सालों बाद वो डीकम्पोज हो जाएगा प्लास्टिक। लेकिन इतने सालों में जब फ़ायदा क्या, इतने सालों में वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को ही नष्ट कर चुका होगा। नीचे ज़मीन में रहने वाले माइक्रोब्स, प्लांट्स वगैरह उनको काफ़ी नष्ट कर देगा प्लास्टिक जो होगा। यहाँ पे हम देखिए जो गार्बेज है वो 2 टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल, नो बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड और डिग्रेड मतलब कि उसको डीकम्पोज कर देना। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जब किसी एक सब्सटेंस को डीकम्पोज कर देते हैं, एक सब्सटेंस को, तो वो सब्सटेंस कहला देता है बायोडिग्रेडेबल। और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते या फिर डीकम्पोज नहीं कर पाते, उस गार्बेज को हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स है हमारे प्लास्टिक वगैरह, और बायोडिग्रेड के एग्जांपल है काफ़ी सारे फ्रूट पील्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया। एक बार फटाफट से हम इसका कैप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप पे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आपस में जो ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक बैलेंस, नेचर में बैलेंस बनाने के लिए। तो फिर क्या होता है, जो डीकम्पोजर्स हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, वो न्यूट्रिशन के बेस पे यहाँ पे क्लासीफाई कर दिए हैं हमने इकोसिस्टम में यहाँ पे जो हमारे डीकम्पोजर, कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका काफ़ी रोल होता है। तो यहाँ पे जो डीकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर है, हमने यहाँ पे देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यानी कि जो प्राइमरी वो फर्स्ट लेवल, सेकेंडरी सेकंड और टर्शियरी थर्ड लेवल ट्रॉफिक। यहाँ फिर हमने फूड चेन के बारे में भी देखा। फूड चेन में कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाता है और वो तीसरा फिर उसको सेकंड को खाता है और चौथा तीसरे को खाता है। ऐसे यहाँ पे हमारी फूड चेन बन जाएगी। और हमने यहाँ पे फूड वेब के बारे में भी देखा कि फूड वेब जो होती है वो
ऐसी चेन नहीं होती, वो मतलब कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2-3 और ऑर्गेनिज्म से खा सकते हैं, तो ऐसा वो हो जाता है वहाँ पे एक फूड वेब। तो 10% लो है। 10% लो में क्या होता है कि जो 10% एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है सिर्फ, और 90% एनर्जी वो खुद पे ऊपर कंज्यूम कर लेता है। बायोलॉजिकल बेनिफिशियल में क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स हमारी जो बॉडीज है या फिर नेक्स्ट लेवल पे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे ओजोन के बारे में और गार्बेज के बारे में, कि जो हमारी कैसे एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को कर रही हैं ख़राब। जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज है वो ओजोन बनाती है, हमने पहले कैसे देखा। लेकिन जो सीएफसी है उसने ओजोन को घटाना शुरू कर दिया है, और ओजोन का घटना है उससे क्या होगा, अब यूवी रेज जो है वो हमारी जो है अर्थ पे उस पर आ सकती हैं और हमें नष्ट कर सकती हैं। तो ऐसा हमने देखा कैसे हमारे जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कैसे हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम गार्बेज के बारे में। गार्बेज में क्या होता है, वी थ्रो सच गार्बेज विच प्रोड्यूस लॉन्ग टाइम इन एनवायरनमेंट है, यानी कि कुछ ऐसे हम गार्बेज प्रोड्यूस कर देते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट करती है और इकोसिस्टम के कुछ मेंबर्स को नष्ट कर देती हैं। तो ऐसा हमने देखा गार्बेज में। गार्बेज दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कोई मतलब कि बायोडिग्रेडेबल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो डिकम्पोज हो जाएंगे और वो एक मैन्योर की तरह, यानी कि बेसिकली अल्टीमेटली जो बायोडिग्रेडेबल है वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो नॉन हेल्पफुल, ऐसा हम बोल सकते हैं अगर हम इकोसिस्टम की बात करें। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह आ जाएंगे, तो ये जो है वो हम इनको जनरेट कर दिए हैं हमने ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स। फिर उनसे क्या होगा, जो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें वो ख़राब होता चला जाए दिन बर दिन। तो ऐसे हमने पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट 25 मिनट में। तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब का बटन फोड़ दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।